क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा विश्वविद्यालय था जो दुनिया के सबसे प्राचीन और उन्नत शिक्षा केंद्रों में से एक था। एक ऐसा स्थान जहां 10,000 से अधिक छात्र ज्ञान की खोज में आते थे और जहां से निकले विद्वानों ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। लेकिन फिर एक दिन इस विश्वविद्यालय को जला दिया गया। ऐसा जलाया गया कि 3 महीने तक इसकी पांडुलिपियां धधकती रहीं। कौन था इस विनाश के पीछे? क्यों इसे मिटा दिया गया? और क्या हम इसे फिर से जीवंत कर सकते हैं? इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम जानेंगे नालंदा की पूरी कहानी, उसके गौरवशाली अतीत से लेकर उसके विनाश और पुनर्निर्माण तक। प्राचीन भारत में एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां दुनिया भर के हजारों छात्र ज्ञान प्राप्त करने आते थे। एक ऐसी जगह जहां ज्ञान का दीपक 800 वर्षों तक जलता रहा, लेकिन फिर उसे जला दिया गया। वो विश्वविद्यालय था नालंदा, जिसे दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। हमारी कहानी शुरू होती है 5वीं शताब्दी ईस्वी में, जब भारत पर गुप्त साम्राज्य का शासन था। सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने बिहार के नालंदा में एक भव्य विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने इसे न केवल एक शिक्षण संस्थान बल्कि ज्ञान और दर्शन के केंद्र के रूप में विकसित किया। नालंदा शब्द का अर्थ है ज्ञान देने वाली भूमि। इसका उद्देश्य केवल बौद्ध शिक्षा नहीं था, बल्कि यहाँ पर गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, तर्कशास्त्र, व्याकरण, वेद, जैन और हिंदू दर्शन भी पढ़ाए जाते थे। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि ये ज्ञान और संस्कृति का केंद्र था। चीनी यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग ने इसे दुनिया का सबसे उन्नत शिक्षण संस्थान बताया। नालंदा की खासियतें: 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 शिक्षक, 108 विशाल व्याख्यान कक्ष और छात्रावास, 3 मंजिला पुस्तकालय, धर्मगंज, गणित, खगोल शास्त्र, बौद्ध धर्म, योग, आयुर्वेद और भाषा अध्ययन। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना इतना कठिन था कि छात्रों को कठोर परीक्षा पास करनी पड़ती थी, और एक बार जो यहाँ पढ़ने आता वो महान विद्वान बनकर ही निकलता। 800 वर्षों तक नालंदा का ज्ञान दीप जलता रहा, लेकिन फिर एक घटना घटी जिसने भारत के ज्ञान को हमेशा के लिए अंधकार में धकेल दिया। वर्ष 1193 ई सेनापति बख्तियार खिलजी ने अपनी सेना के साथ नालंदा पर हमला किया। कैसे हुआ नालंदा का विनाश? पुस्तकालय को आग के हवाले कर दिया गया। 3 महीने तक जलती रही दुर्लभ पांडुलिपियां। हजारों शिक्षक और छात्र मारे गए। बख्तियार खिलजी अनपढ़ था। कहा जाता है कि जब वो बीमार पड़ा तो एक ब्राह्मण ने उसे आयुर्वेदिक उपचार सुझाया, लेकिन उसने गुस्से में आकर अगर भारतीय ग्रंथों में इलाज होता तो भारतीय राजा अजेय होते, और इसी मानसिकता से उसने नालंदा को मिटा दिया। लेकिन क्या नालंदा का ज्ञान पूरी तरह से समाप्त हो गया? नहीं। चीन, जापान, तिब्बत और अन्य देशों में इसकी कुछ पुस्तकें सुरक्षित रही। विदेशों में सुरक्षित रहे नालंदा के ज्ञान को किसने बचाया? ह्वेनसांग और इत्सिंग की पुस्तकों में नालंदा का ज्ञान सुरक्षित रहा। तिब्बत और जापान में बौद्ध ग्रंथों की प्रतिलिपियां आज भी मौजूद है। कुछ भारतीय ग्रंथ नेपाल और दक्षिण भारत में सुरक्षित रहे। 800 वर्षों बाद 2010 में भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने का निर्णय लिया। 2014 में आधिकारिक रूप से नया नालंदा विश्वविद्यालय खोला गया। इसका सहयोग भारत, चीन, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड और अन्य देशों ने किया। आज ये विश्वविद्यालय फिर से ज्ञान के प्रकाश को फैला रहा है। जब 1193 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाया, तब भारत ने सिर्फ एक विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण ज्ञान परंपरा खो दी। 3 महीने तक जलते रहे ग्रंथों ने हमारी संस्कृति को गहरे अंधकार में धकेल दिया। लेकिन सवाल यह है कि इतना महान विश्वविद्यालय 800 साल तक क्यों नष्ट पड़ा रहा? मुगल काल में शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। ब्रिटिश राज में भारतीय ज्ञान परंपरा की अनदेखी। आजादी के बाद भी इसे पुनर्जीवित करने के प्रयास धीमे रहे। लेकिन 21वीं सदी में भारत ने फैसला किया कि नालंदा को फिर से जीवित किया जाएगा, और इस महान पहल की शुरुआत की डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। 2006 में उन्होंने भारतीय संसद में नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का सपना प्रस्तुत किया। उनका सपना था कि ये फिर से भारत को विश्व गुरु बना सके। 2007 में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई। मनमोहन सिंह सरकार ने 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। चीन, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड सहित कई देशों ने इस परियोजना में सहयोग किया। आखिरकार 1 सितंबर 2014 को आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ। लेकिन ये कैसा है? क्या ये पुराने नालंदा जैसा ही है? आधुनिक नालंदा की विशेषताएं: 12 देशों के छात्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और एशियन स्टडीज पर विशेष ध्यान, बौद्ध धर्म, पर्यावरण अध्ययन, ऐतिहासिक अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शोध, योग, आयुर्वेद और भारत की प्राचीन परंपराओं का अध्ययन।
अब सवाल उठता है, क्या ये नालंदा फिर से विश्वगुरु की छवि बना सकता है? इसका उत्तर आसान नहीं है, लेकिन संभावनाएं भी है। अगर सही निवेश और योजना बनाई जाए तो ये फिर से एशिया का बड़ा ज्ञान केंद्र बन सकता है। भारतीय शिक्षा प्रणाली को इससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अगर भारत इसे और विकसित करे तो ये दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में आ सकता है। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, ये भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली और संस्कृति का गौरव था। लेकिन क्या हम अपनी शिक्षा प्रणाली को दोबारा उसी ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं? क्या भारत एक बार फिर विश्वगुरु बन सकता है? ये हम सभी के प्रयास पर निर्भर करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगली बार हम लाएंगे एक और ऐतिहासिक रहस्य। धन्यवाद।